जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का हमारा पेपर 2 का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूं, शाम को हम उसका डिस्कशन करते हैं। आप अपना आंसर यहां से मैच कर सकते हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपका आंसर सेम टू सेम मेरे जैसा होना चाहिए या हम जो आपको बताते हैं वैसा होना चाहिए, नहीं। लेकिन मैं आपको यह भी बताता हूं कि एटलीस्ट ये पॉइंट आपने ऐड करने चाहिए और आप अपने पॉइंट अपने हिसाब से आर्टिकुलेट कर सकते हो, राइट। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, जो कि हमारी ऐसे की एक इंपॉर्टेंट थीम भी बनती है। हर बार हर साल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ना एक टॉपिक आता ही है। जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे फार्म लॉज आए थे उसके ऊपर टॉपिक आया था, फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर टॉपिक आया है, एग्रीकल्चर सेक्टर की रेलेवेंसी क्या है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर टॉपिक पूछा जाता है। और टेक्नोलॉजी जो आज 21st सेंचुरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे लाइफ का, कैसे हम उसे एग्रीकल्चर में इनबिल्ड करके हम प्रोडक्टिविटी इनहांस करा सकते हैं, यही सारी हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। साथ ही साथ मैं दूंगा आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ कोट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऐसे को कोट्स अगर आपको लगता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो कैसे ऐड कर सकते हैं। कुछ मैं आपको फैक्ट्स दूंगा, डेटा दूंगा, साथ ही साथ कुछ मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, कि एटलीस्ट जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर को जब हम उसके साथ लिंक करते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमारे आने चाहिए, क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, पहले हम डिस्कशन करेंगे उसके उन सब पॉइंट्स पे। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे दूंगा आपको एक सैंपल ऐसे कि एक 300 वर्ड में कैसे हम सभी चीज को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स से। अब ये जो भी कोट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये पर्सनालिटीज भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। जैसे कि बात करता हूं, पहला कोट है हमारा MS स्वामीनाथन जी का, जो कि हम सभी को पता है ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। रिसेंटली इन्हें भारत रत्न भी मिला है। सो इन्होंने ये कहा था, इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स फेल। तो इनके इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कितनी है कंट्री में, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इन जनरल सेंस एज वेल। सेकेंड स्टेटमेंट, ये तो थे हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सेकेंड कोट मैंने यहाँ पे दिया है फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी का। इनका ये कहना था, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन इसे कहा गया है। एंड थर्डली, जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एवरीथिंग कैन वेट, सब कुछ रुक सकता है बट एग्रीकल्चर नहीं। सो एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। सो ये तीन इंपॉर्टेंट कोट्स आप लिखोगे। और ये कोट्स ऐसे भी नहीं है कि हम इन पर्सनैलिटी को नहीं जानते या कोट्स को याद करना पड़ रहा है। कोट इतने सिंप्लीफाइड है, इतने सिंपल से कोट्स है, ठीक है, जो कि आपको हमेशा याद रह सकता है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी है। अगेन आई विल रिवाइज हियर, इफ एवरीथिंग फेल्स, if agriculture fail everything else will fail, agriculture is the backbone of Indian economy and everything can wait but not agriculture। तो ये आप अपने फैक्ट बुक में, कोट बुक में इसे ऐड करोगे। देखेंगे कि एग्रीकल्चर का करंट स्टेटस क्या है इंडिया में। वी ऑल नो कि इंडिया को हम ऑफनली कहते हैं कि इट इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि इंडिया का जो लार्जर मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन है या मेजोरिटी ऑफ द हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑलमोस्ट 60%, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, बट ओवरऑल देखा जाए ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इन इंगेज्ड इन दी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब देखो कहीं पे ये लिखा होगा आज के टाइम पे 55%, ठीक है, या अप टू 50%, तो उसमें आप ऐसे लड़ते मत बैठ जाना है, ठीक है। ओवरऑल इतना 19-20 का फर्क चलता है। सो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में तो इंगेज्ड है, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं कंट्री की पूरी जीडीपी की, अब देखो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन या लगभग आधी पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है तो वहां का जो आउटपुट होना चाहिए, वहां से जितनी भी हमारी इनकम आ रही है वो भी हमारी जीडीपी का 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है सिर्फ 18% ऑफ दी जीडीपी। 60% पॉपुलेशन वहां पे इंगेज्ड है, लेकिन वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 18%। और ओवरऑल जो भी हमारी रूरल पॉपुलेशन है, रूरल हाउसहोल्ड है, उनमें से 70% लोग डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज्ड है या उस एक्टिविटी में
जहाँ पे उनका सोर्स ऑफ इनकम नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए। सो ये फैक्ट आप याद कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। ये तो हो गया इन जनरल सेंस, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे मैं कुछ सोशल इश्यूज उठाता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमें। सो एज पर दी एग्री सेंसस 2015-16 का एग्री सेंसस हमें ये बताता है कि 85% ऑफ द फार्मर्स, लगभग 85% भारत के किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, ठीक है। मतलब इससे यह साबित होता है कि इंडिया में मोस्टली जितने भी किसान हैं वो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है। मार्जिनलाइज्ड फार्मर मतलब क्या होता है? छोटे किसान है। छोटे किसान का मतलब क्या होता है कि इनके पास जमीन ही बहुत कम है। क्या कारण हो सकता है? वेयरएज जो बाकी के 15% किसान है उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। तो यहाँ पे हमें एक ह्यूज डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। एक किसान है जो कि बहुत ज्यादा संपन्न है, एक किसान वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है। सेकेंड, हम ये देखने सेकेंड फैक्ट ये है कि ये जान के हमें बहुत ही बुरा लगना चाहिए कि एक एवरेज इनकम ऑफ इंडियन फार्मर पर मंथ कितनी निकल के आती है? 7,000 रुपए पर महीना, ठीक है। सो द एवरेज इनकम ऑफ इंडियन फार्मर इज 7,000 रुपीज। एंड द वेरी डिप्रेसिंग फैक्ट, एज पर द एनसीआरबी 2021, एनसीआरबी दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके अकॉर्डिंगली 2021 का डाटा हमें यह बताता है कि लगभग 10,881 फार्मर लोगों ने सुसाइड कमिट किया था। एंड उसके अगले साल की भी रिपोर्ट आती है, वो हमें ये बताता है, अब ये नंबर जो फार्मर सुसाइड के नंबर है, जनरल सेंस में जब वो इंक्रीज हो रहा है तो वो हमें कौन सी कंडीशन बताता है? क्या इससे हमें ये प्रूव होता है कि एग्रीकल्चरल कंडीशन इंप्रूव हुई है या और ज्यादा डिप्रेसिंग हुई है, ठीक है। तो 2022 में ये नंबर और बढ़ जाते हैं, एनसीआरबी का डेटा है, राइट। तो ये कुछ डेटा से आप यूज कर सकते हो। आप इन डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप अपने ओपिनियन बता सकते हो। यहाँ पे देखो, सिर्फ ये 2 चीज को अगर कंपेयर किया तो हमें 3-4 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं कि अगर इन्हें कंपेयर किया जाए तो नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड इट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी इनकम कहीं ना कहीं कम हो रही है, या वो इनकम एग्रीकल्चरल आउटपुट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। इनफैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को भी किसानों के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप कह लो या कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती है जब हमें ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं। फैक्ट्स आप नोट कर सकते हो। डायरेक्टली हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट है हम सभी, तो कम समय में हम ज्यादा चीजें डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि ये पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, 300 वर्ड का ऐसे है। तो जो हमारा मेन टॉपिक ही है कि एग्रीकल्चर को हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? हमारी एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी बढ़ सकती है, देन रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज किया जा सकता है इन ऑप्टिमाइज्ड वे। आज के डेट में जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसोर्स इन द सेंस, एग्रीकल्चर का एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स क्या होता है? वाटर। किस तरीके से हम वाटर को यूज करते हैं? फ्रॉम इरिगेट, हम खेती को इरिगेट करते हैं इरिगेशन मेथड से। जनरली अगर देखा जाए तो अब इरिगेशन, एक नॉर्मल किसान खेत में सिंचाई कैसे करता है या उलाई कैसे करता है, इरिगेट कैसे करता है? ट्यूबवेल ऑन कर देगा, देन पानी पूरा बहते रहेगा, 2 से 3 घंटा कंटिन्यू बहता रहेगा, ठीक है। पानी तो वेस्ट हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि किसान पानी वेस्ट कर रहा है, बट अगर आप सोचो, एक हो गया इरिगेशन मेथड। सेकेंड, अगर इसी रिसोर्स को मैं अगर प्रॉपरली यूज करता हूं, माइक्रो इरिगेशन आपने सुना होगा। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, मतलब जितनी पानी की जमीन हो, जितनी पानी का यूज हो, जरूरत हो, मैं उतना ही पानी सप्लाई करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे खेत में ही मैंने पानी छोड़ दिया। उससे तो 2 नुकसान ये होते हैं। पहली चीज कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे लीच हो जाते हैं, नीचे सीप अवे हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली क्या होगा? सेकेंडली सॉइल में एक्स्ट्रा मॉइस्चर आ जाता है, जो कि अगेन वो भी नुकसानदायक है। ओके, सो माइक्रो इरिगेशन से क्या होता है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन उसके एग्जाम्पल हो गए, स्प्रिंकलर इरिगेशन उसके एग्जाम्पल हो गए। जितनी जरूरत है उतना पानी प्रोवाइड करेंगे, और जो पानी बचता है शायद वही पानी मैं जब ड्रॉट कंडीशन आती है तब मैं उसका यूज कर सकता हूँ। उस कंडीशन में भी मैं कुछ क्रॉप ग्रो कर सकता हूँ। नेक्स्ट है स्मार्ट सप्लाई चेन, ठीक है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक ऐसा सप्लाई चेन बना सकते हैं, सप्लाई सिस्टम बना सकते हैं कि किसान
मेरा जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल आउटपुट है मैं डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचा सकता हूं, बायर्स के पास, कंज्यूमर के पास, रैदर देन इंटरमीडिएटरीज के थ्रू। ओके, तो एक प्रॉपर सप्लाई चेन होती है। आफ्टर दैट और क्या हो सकता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन में ये बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अल्टीमेटली व्हेन दी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, उसकी इनकम बढ़ेगी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी शो होता है। अगर से कोई किसान, दो किसान को कंपेयर कर लो, एक किसान जो कि वही हल पुराने टूल्स यूज करता है, एक किसान वो देख लो जो ट्रैक्टर यूज करता है, थोड़ा सा मैप के ऊपर या वेदर फोरकास्ट के ऊपर प्रॉपर नजर रखता है, मार्केट में किस चीज की कीमत कितनी है उसके ऊपर प्रॉपर वो ट्रैक करता है, हर एक चीज की, गेहूं का रेट क्या चल रहा है, चावल का रेट क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेता है। तो क्या उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एंड लास्टली इनहांसिंग दी क्रॉप क्वालिटी, हम क्रॉप की क्वालिटीज इंप्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। कैसे कैसे इंप्रूव करेंगे? इफ मेरे पास पूरा प्रॉपर डेटा अवेलेबल है कि क्या सॉइल में कौन सा मॉइस्चर कितना है, कितना प्रॉपर है, और उस सॉइल के लिए बेस्ट सूटेड क्रॉप कौन सी है। एच वाई बी सीड्स का हम यूज कर सकते हैं। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं या हम पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंट सीड्स बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एक हायर आउटपुट देता है, मेरा फर्टिलाइजर का कॉस्ट बचाएगा। तो इस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी का रोल एग्रीकल्चर में इस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम इनका प्रैक्टिकल यूसेज किस तरीके से देख सकते हैं? हम ड्रोन की मदद से देख सकते हैं, ठीक है, हम ड्रोन का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रिंकलिंग के लिए। देन हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं ताकि हम प्रॉपर वेदर सिस्टम फोरकास्ट कर सके, हम वेदर प्रेडिक्ट कर सके, क्रॉप आउटपुट प्रेडिक्ट कर सके, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरे 3 महीने के डिसीजन आज ही ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास आने वाले 3 महीनों का प्रॉपर डेटा है। मुझे पता है कि इस आने वाले 3 महीनों में वेदर बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ भी हेल स्टॉर्मिंग नहीं होगी, ठीक है, एंड जो भी बारिश होगी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी, तो मेरी क्रॉप प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरे डिसीजंस प्लान कर सकता हूं। नेक्स्ट है आईओटीज, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है आईओटीज? मोबाइल के थ्रू हम हमारे पूरे घर के गैजेट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। आज मैं यहाँ बैठ के ये देख सकता हूँ कि मेरे घर पे, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास ऑपरेट कर सकता हूँ, घर पे हम वॉशिंग मशीन, देन हमारे लाइट्स, ये सारी चीज ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आईओटी के मदद से मैं मेरा इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, ड्रोन यूसेज, मॉनिटरिंग, फेंसिंग, ये सभी चीज भी मैं प्रॉपर मॉनिटर कर सकता हूं। एंड लास्टली विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? आपको टिश्यू कल्चर पता होगा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पता होगा कि कैसे हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स होते हैं जिनके मदद से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्रॉप की। सो आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव सम वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक मॉडर्न मशीनरीज, ठीक है, मॉडर्न मशीनरीज मतलब हम रैदर देन गोइंग फॉर ट्रेडिशनल टूल्स, हम कुछ ऐसे मशीन्स डिप्लॉय कर सकते हैं जो कि मेरा टाइम बचा सकता है, ठीक है, टाइम बचाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास एक सीजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। ट्रैक्टर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, हार्वेस्टर की मदद ले सकते हैं, ठीक है, देन उससे मैनुअल कॉस्टिंग बच सकती है, ठीक है, मैनुअल लेबर की कॉस्टिंग बच सकती है। देन वी हैव सैटेलाइट सिस्टम, वही जो मैंने बताया फॉर द वेदर प्रिडिक्शंस। देन वी हैव जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द मोबाइल फोन्स, ठीक है। सो ये सारे कुछ टूल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो कि हमें हेल्पफुल हो सकते हैं एग्रीकल्चरल इन्हांस करने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज देयर ऑलवेज कम्स द चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? क्या एग्रीकल्चर, अब सारी जो भी टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं उसके लिए लगता है हमें इंटरनेट, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना रेडी है कि हर एक किसान तक इंटरनेट प्रोवाइडेड है? इंटरनेट अगर वहां तक पहुंच भी गया है, क्या वहां का किसान साइकोलॉजिकली ये सारे मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए मेंटली रेडी है? ये सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या वो अवेयर है, ठीक है, क्या वो उनमें इतनी अवेयरनेस है कि आप ड्रोन के मदद से ये सारी चीज ट्रैक कर सकते हो? क्या वो एडेप्टेबिलिटी, क्या उतनी ट्रेनिंग उनके पास अवेलेबिलिटी है? ये सारी चीज आती है यहाँ पे। क्या हमारा जो हमने बात की है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, क्या हम उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारी जीडीपी का पैसा वहां पे देते हैं क्या? अगर हम देखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चरल जीडीपी का हम 1% से भी कम पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर इसी नंबर को हम कंपेयर करते हैं इजराइल से या दूसरे किसी डेवलप कंट्री से, तो अपनी एग्रीकल्चरल जीडीपी का 5 से 6% वहां पे
उतना पैसा वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे इसके चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस है? ट्रेनिंग चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, देन हमारा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इकोनॉमिक इश्यूज है, साइको सोशल इश्यूज, डिजिटल डिवाइड एंड द पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रॉम द एंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितनी भी चाहे अच्छी पॉलिसी लेके आ जाए, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन, उसका इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं होता है, सो इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए तो इशू कर दिए एक किसान के लिए, लेकिन चेन ऑफ हायरार्की ऐसी है कि आते 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 बचेगा कितना एक किसान को? 10 रुपए बचेगा। ठीक है, सो करप्शन, ये सारी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कुछ हमारे पास चैलेंजेस भी है, राइट। नेक्स्ट हम आएंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। जब प्रॉब्लम पता चल गई तो उसका तो सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन वीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? भाई उसे मॉनिटर करो ठीक से। जब हम कह रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा 1% से भी कम है, तो क्या करेंगे हम? उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? 1% से ज्यादा बढ़ाओ। ठीक वैसे ही ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। तो इसका वे फॉरवर्ड यही निकलेगा कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना है, हमें सभी को कोलैबोरेट करना है। ठीक है, सभी पार्टनरशिप को एक सिंगल अम्ब्रेला के थ्रू कनेक्ट करना है। प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, ठीक है, देन अदर इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। सपोर्ट एंड रिसोर्सेज इन फार्मर्स, इंप्रूव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक्सेस हमें दिलाना है। ठीक है, हमें उन्हें टेक्नोलॉजी को इस तरीके से प्रमोट करना है कि हर एक किसान, हर एक एग्रीकल्चरल वर्कर उसे अडॉप्ट कर सके, एंड दी इम्प्रूव ड्रोन रेगुलेशन। सो दीज आर सम ऑफ दी वे फॉरवर्ड। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी है जो कि ये चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था एग्री स्टैक। ठीक है, एग्री स्टैक ये आप लिख सकते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया था। देन है हमारे पास डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जहां पे हम बताते हैं कि एग्रीकल्चर को, हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम कैसे डिजिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी हमारे पास है जैसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एंड अदर डिजिटल इनिशिएटिव, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान कॉल सेंटर है, देन एग्री मार्केट ऐप है, सॉइल हेल्थ ऐप है, देन आपने ई नाम सुना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मिशन, जहां पे फार्मर्स कनेक्ट्स डायरेक्टली टू दी प्राइवेट प्लेयर्स, बायर और कंज्यूमर। ओके, सो ये सारी चीज हमारी आनी चाहिए। बात करेंगे अब हमारे डायरेक्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्टली टॉपिक को जब हम डिकोड करते हैं, ऐसे के 6 स्टेप्स आपको याद आने चाहिए। पहले 3 होते हैं प्री राइटिंग, नेक्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। प्री राइटिंग में हम टॉपिक को समझते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक का मेन डिमांड है। यहाँ पे है टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, कहाँ पे? इंडियन एग्रीकल्चर में। जनरलाइज करना है क्या? नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखेंगे। ओके, सो एक इंट्रोडक्शन देते हैं हम। यहाँ पे हम बताएंगे टेक्नोलॉजी को कैसे एग्रीकल्चर से लिंक किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज इन वेरियस सेक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कर दिया मैंने रिलेट टेक्नोलॉजी और इंडियन एग्रीकल्चर को। हैज बीन पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मेटिव, एग्रीकल्चर बीइंग द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जो मैंने 3 कोट्स बताए थे यहाँ भी यूज कर सकते हो। कोट्स अगर नहीं यूज कर रहा है, मुझे वो स्टेटमेंट अच्छा लगा, मैंने कुछ इस तरीके से वो याद करके यहाँ पे एड ऑन किया है। एग्रीकल्चर बीइंग द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड ए पैराजिम शिफ्ट विद द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लीडिंग टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर? सो इट इज ए स्मॉल इंट्रोडक्शन। स्मॉल इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन टू द पॉइंट है। क्या था? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बता दिया, इंडियन एग्रीकल्चर से लिंक कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे डायरेक्टली, बिना घुमा फिरा के। 300 वर्ड्स बहुत कम होते हैं, सो हमें इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सो एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट in the adoption of precision agriculture techniques. One significant advancement is the adoption of precision agriculture technique. क्या होता है? Farmer now leverage satellite imagery, GPS technology and sensor to monitor and manage their crops with precision. This has not only optimized resources utilization but also minimized environmental impact by reducing the excessive use of water, fertilizer and pesticides. राइट? तो मैंने एक जो पैराग्राफ है वो मैंने दिया है, डिवोट किया है किसे? एक टेक्नोलॉजी को। कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? सैटेलाइट से रिलेटेड, GIS इमेजिनरी से रिलेटेड। ठीक है, आफ्टर दैट
नेक्स्ट हम देखते हैं अगली टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे मेंशन की है मॉडर्न मशीनरी से रिलेटेड कि कैसे हम मॉडर्न मशीनरी का यूज कर सकते हैं. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मशीनरी हैज रिवॉल्यूनाइज्ड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, मॉडर्न मशीन के आने की वजह से क्या हुआ है, हमने हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें एक बहुत बड़ा हमें चेंज देखने को मिला है. आज आप ही देखो पहले से, ठीक है, पिछले 5 से 10 साल का कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने 10 साल पहले की भी स्थिति देखी है, आज की भी देखी है. ठीक है, आज देखो कितने लोग बैलों का यूज करते हैं खेतों में पिछले 10 साल के कंपैरिजन में, है ना. तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो हमने अडॉप्ट की है. मैकेनाइज्ड टूल जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, प्लो हैव एक्सपीडिटेड वेरियस लेबर इंटेंसिव टास्क, इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द मैनुअल लेबर. दिस हैज प्रूवन क्रूशियल इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय लेबर शॉर्टेजेस इन द रूरल एरिया. ठीक है, रूरल एरियाज में, ठीक है, जैसे कि पहले हुआ करता था कि मुझे मैनुअल लेबर लग रहा है, ठीक है, खेतों में काम करने के लिए, लेकिन मशीन्स के आने से मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है. मशीन्स का ठीक है सिंगल कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी. राइट. आफ्टर दैट वी सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड, यहाँ पे मैंने मोबाइल्स का, ठीक है, जनरली मोबाइल का हमने यहाँ पे मेंशन किया है. आईसीटी has played a pivotal role in connecting farmers with the valuable resources. जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड रियल टाइम वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइसेस पता चल जाते हैं उन्हें, एडवाइजरी सर्विसेज मिल जाती है. ठीक है, जैसे कि किसान कॉल सेंटर है, एक कॉल करो सभी आपको बता देगा कि यार वेदर सिस्टम कैसा है, क्या चल रहा है, मार्केट में प्राइस कितने हैं. ठीक है, empowering farmers to make informed decision. This connectivity has also facilitated the direct selling of produce to consumer and eliminated the intermediaries. ठीक है, इससे क्या हुआ, जब उसे पता चलता है हर एक चीज़ों के पास, जब वो एप्स यूज़ करता है, मोबाइल यूज़ करता है, तो वो अलग अलग कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है. ठीक है, देन जिससे इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जो पैसा लीक होता है वो पैसा वो बचा सकता है. अगला पॉइंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स. आप यहाँ पे बीटी कॉटन, ये सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जो हम साइंस में पढ़ते हैं. पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, देन आप ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप का एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो. विथ इनहांस्ड रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीजेस, दिस क्रॉप एग्जिबिट improved yield and resilience contributing to food security. After that, while technology has brought about significant advancement, challenges persist. ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमने एडवांसमेंट तो किया है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी मिलते हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड, लिमिटेड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रिमेन हर्डल. टू इंश्योर inclusive growth, there is need for converted effort from the government, private sector and non-government organization to bridge this gap. हर एक का हमें कोलैबोरेटिव मेजर्स, इसी की बात की थी हमने वे फॉरवर्ड में. ठीक है, कि सभी प्राइवेट प्लेयर्स, सभी स्टेक होल्डर्स, सभी पार्टनर को एक कॉमन कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि ये टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स जो है इंडियन एग्रीकल्चर को लेके वो सारे रिजॉल्व हो सके. एंड फाइनली we'll wind up with a small and yet an impactful conclusion. As the agricultural sector continues to evolve, it is imperative to strike a balance between technological advancement and addressing the socio-economic challenges faced by farmer. A holistic approach coupled with strategic policies will pave the way for thriving and resilient agriculture landscape in India. So overall ये होता है हमारा एक 300 शब्दों का ऐसे खत्म. क्या था, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर. पहले क्या क्या चीजें देखी हमने, स्टार्ट किया था हमने कोट से. कोट आपको याद आने चाहिए. ठीक है, एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट. एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट से. देन हमने कुछ डेटा देखा, 60%, ऑलमोस्ट 60% एग्रेरियन इकोनॉमी है इंडिया की, 18% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, 70% रूरल इकोनॉमी वहाँ पे डिपेंडेंट है. ठीक है, ये सभी हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं हमारे फैक्ट्स को. आफ्टर दैट हमने ये देखा एग्री सेंसस 15-16 के अकॉर्डिंगली 85% फार्मर्स के पास 2 हेक्टर से भी कम की ज़मीन है. देन हमने देखा है कि एक एवरेज इनकम ऑफ इंडियन फार्मर 7,000 पर महीना है. देन हमने और एक चीज़ देखी, 2021 के फार्मर सुसाइड कितने होते हैं, एनसीआरबी का डेटा 10,881, वो 2022 में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं.
देन हमने देखा है कुछ रोल ऑफ, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, सप्लाई चेन इंप्रूव हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है, ये सारी बात की हमने। आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद आता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मॉडर्न मशीन्स हो गए, ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी। कुछ हमने चैलेंजेस देखे, चैलेंजेस क्या है, ट्रेनिंग चैलेंज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का चैलेंज है, ठीक है। देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चैलेंज है एंड उसका हमने सॉल्यूशन देखा इन दी वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सभी चैलेंजेस के जो आंसर्स है, जो सॉल्यूशंस है, वही हमारा वे फॉरवर्ड होता है। एंड सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। अगले कल के क्लास में ऐसे ही आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं दूंगा, उस टॉपिक के ऊपर प्लीज आपको लिखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप, अगर आप लेक्चर को डेली सिर्फ सुनते हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो बंदा जो इस वीडियो सीरीज को फॉलो नहीं करता है लेकिन वो टॉपिक देख के, ठीक है, टॉपिक देख के उसके ऊपर लिख लेता है, ठीक है, दैट इज फार अहेड देन यू गाइज दोज हु आर नॉट राइटिंग। राइटिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर योर पेपर टू। पेपर टू के लिए सिर्फ आपको कंटिन्यूसली लिखना है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, 60 दिन है आपके पास, 60-70 दिन है, जम के लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।